हेलो, स्वागत है आपका सभी का बिहार बोर्ड एग्जाम 2.0 में। तो आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड 2025 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उस एग्जामिनेशंस के लिए केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ये साथ ही साथ आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे गए सवाल है। यानी आप ये कह सकोगे कि क्वेश्चंस बैंक का डिस्कशन अपन आज करेंगे आज के इस सेशन में। तो चलो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं बारी बारी से सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करना। और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। एकदम 100% उसमें क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होगी। वो क्वेश्चन या फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, क्वेश्चंस बैंक का डिस्कशन करना बारी बारी से सभी क्वेश्चंस का। चलो, तो ये रहा आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन आपके पास है सॉलिड स्टेट से कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, यानी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में मुक्त दिक्ट स्थान की प्रतिशतता कितनी होगी। मुक्त दिक्ट स्थान का मतलब है कि खाली स्थान। अगर कोई बीसीसी है, बीसीसी इकाई सेल है, अंतः केंद्रित घनीय इकाई का मतलब होता है बीसीसी, बीसीसी इकाई सेल। तो बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान कितने परसेंट होंगे। तो आपको सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि बीसीसी का संकुलन क्षमता कितना परसेंट होता है। संकुलन क्षमता वो क्षमता होता है अगर बीसीसी इकाई सेल में जो गोले रखे हैं उस गोले को रखने के बाद जितना स्पेस वो ऑक्युपाई करता है, ये टोटल गोला जितना स्पेस वो घेरता है वही आपका क्या होता है संकुलन क्षमता। तो बीसीसी का संकुलन क्षमता होता है 68%। पता है सबको। अगर इतना इसका संकुलन क्षमता मतलब बीसीसी इकाई सेल में 68% जगह गोले घेर रखे हैं तो बाकी के जगह खाली कितने परसेंट हो गए। तो 68% जगह घेर रखे हैं तो बाकी के 32% जो होगा वो खाली स्थान होगा। यानी खाली स्थान बोलो या फिर मुक्त स्थान बोलो, ये कितना परसेंट होंगे तो 32%। तो बीसीसी इकाई सेल की अगर बात करो तो 32% इसका मुक्त स्थान होता है बीसीसी इकाई सेल में। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। और भी है, जैसे इसमें एफसीसी की बात कर ले तो एफसीसी का संकुलन क्षमता हो जाएगा 74% और इसमें मुक्त स्थान होंगे 26%। इसको भी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एससीपी इकाई सेल की अगर बात करें तो एससीपी इकाई सेल का संकुलन क्षमता हो जाता है, ये भी आपका 74% होता है और मुक्त स्थान इसमें भी टोटल 26% होते हैं। ठीक है। एक होता है सिंपल सरल घनीय एससी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें होता है 52% आपका संकुलन क्षमता होगा और खाली स्थान हो जाएंगे आपके 48%। ठीक है, ये खाली स्थान होते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है। तो चीजें को याद रखना कि आपके 32% रिक्त स्थान होंगे बीसीसी इकाई सेल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन जो है भोजन के पोषण का मान को नहीं बढ़ाता है। तो भोजन जो हम लोग करते हैं उसके पोषक तत्व क्या क्या होते हैं। तो विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, ठीक है, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सारे आपके पोषक तत्व होते हैं। तो इन चारों में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता, यानी उसके पोषक तत्व को नहीं बढ़ा सकता है। तो क्या खनिज होगा क्या? बिल्कुल नहीं। खनिज अगर हम कुछ खाते पीते हैं तो उसमें खनिज लवण का होना बहुत आवश्यक है। कृत्रिम मधुरक जिसको बोलते हो आपको मीठा शर्करा, यानी आपको कृत्रिम से बना है, यानी नेचुरल से नहीं मिला हुआ, हम लोग मानव के द्वारा बनाया हुआ वो शर्करा होता है कृत्रिम मधुरक। तो कृत्रिम मधुरक एक ऐसा है जिसको हम लेते तो है, खाते पीते जरूर है, लेकिन उससे पोषक मान में वृद्धि नहीं होता, यानी कृत्रिम मधुरक से पोषक मान में बढ़ोतरी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। विटामिन तो हमारे शरीर के लिए बहुत अति आवश्यक है। एमिनो अम्ल जो कि प्रोटीन का दूसरा नाम है, प्रोटीन इसी से बनता है, एमिनो एसिड से, है ना। एमिनो एसिड यानी प्रोटीन भी हमारे लिए बहुत अति आवश्यक होता है। चलो, विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी जानते हो। विटामिन ए बी सी डी ई एफ के, है ना, ये सारे कुछ होते हैं। कुछ वैसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलते हैं, कुछ वैसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलते हैं। तो इसकी बात हम डिस्कशन कर चुके थे पिछले वाले वीडियो में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा। विटामिन कौन सा विटामिन जल में घुलता है, कौन सा विटामिन वसा में घुलता है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में किसका प्रयोग साबुन के रूप में हो सकता है। साबुन जो हम लोग यूज करते हैं उस साबुन में कौन सा केमिकल होता है, कौन सी रासायनिक अभिकर्मक होते हैं। तो साबुन में एक होता है सोडियम एस्टेरेट या तो फिर पोटेशियम एस्टेरेट। साबुन जो बनते हैं ना, साबुन किससे बनते हैं, सोडियम एस्टेरेट होता है इसमें, सोडियम एस्टेरेट, सोडियम एस्टेरेट होता है, या फिर इसमें पोटासियम,
पोटासियम स्टेरेट पाया जाता है। सोडियम स्टेरेट बोलो या फिर पोटेशियम स्टेरेट बोलो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है C17, सॉरी सोडियम स्टेरेट की अगर बात करो तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके C17 S35 COONA, ये है आपका सोडियम स्टेरेट। इसी से साबुन का निर्माण होता है और ये ऑप्शन आपका ए नंबर इसमें करेक्ट होगा। ए नंबर ऑप्शन दे रखा C17H35 COONA, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ये समूह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डीएनए में प्यूरिक बेस होता है। डीएनए में आपके 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, मालूम है। डीएनए में टोटल 4 क्षार पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा क्षार डीएनए में पाया जाता है, इस बात को याद रखना। डीएनए में होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये होता है, ये सारे पाए जाते हैं डीएनए में। और दूसरा होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये पाया जाता है आपका आरएनए में। आरएनए में भी 4 क्षार और डीएनए में भी 4 क्षार। लेकिन डीएनए में जो 4 क्षार ऐसा होता है, आरएनए और डीएनए में एक ऐसा 3 क्षार दोनों में कॉमन होते हैं, लेकिन एक ऐसा क्षार होता है जो आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। फिर जो जो क्षार आरएनए में होता है वो डीएनए में नहीं होता। जैसे आपके थाइमिन आपके डीएनए में होंगे बट आरएनए में नहीं होंगे, ठीक है। और आरएनए में एक होता है क्षार यूरेसिल, जो आरएनए में होगा और डीएनए में प्रेजेंट नहीं होगा। तो डीएनए में प्यूरिक बेस कौन सा है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आपका ऑप्शन क्या दे रखा, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां से मैच कर रखा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए बोर्ड एग्जामिनेशन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल है कि किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशीय स्थिति में स्थित हो जाते हैं और यह जालक में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। एक ऐसा जालक होता है, ठीक है, एक ऐसा ठोस जालक होता है जिसमें कोई एक धनायन अपने स्थान को छोड़ता है, ठीक है, और अपने स्थान को छोड़कर उसी क्रिस्टल में किसी अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है और उसके वजह से उस क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न हो जाता है। तो आपसे पूछा गया सवाल कि बताओ वो दोष कौन सा होगा। तो चीजों को समझो। हम यहां से अगर बनाते हैं कि मान लो कि प्लस और माइनस एक ऋणायन है, एक आयनिक कंपाउंड बना है, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा है कुछ, ठीक है, ये आपके आयनिक है, ये आपका आयनिक क्रिस्टल है, प्लस और माइनस से मिलके बना है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, यानी प्रत्येक प्लस के चारों ओर माइनस और प्रत्येक माइनस के चारों ओर प्लस। इस प्रकार से अरेंजमेंट करोगे तो ये अरेंजमेंट होगा आपका नियमित और निश्चित अरेंजमेंट होगा। इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि एक धनायन अपने स्थान को छोड़ता है। मान लो ये धनायन है, ये धनायन अपने स्थान को छोड़ा और अपने स्थान को छोड़कर इसी स्थल में, यानी इसी में कहीं अंतराकाशीय स्थान में जाके शिफ्ट हो गया। यहाँ पे एक अंतराकाशीय स्थान में चला गया धनायन, अंतराकाशीय स्थान में चला गया। इसके कारण जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न होता है। इसके कारण क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न होता है। उस दोष को हम किस दोष के नाम से जानेंगे, तो ध्यान देना, उस दोष को अपन कौन सा दोष बोलेंगे, तो उस दोष को अपन फ्रेंकल दोष के नाम से जानेंगे। ठीक है, बातें क्या बोलेंगे, फ्रेंकल दोष। याद रखना, फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि किसी आयनिक क्रिस्टल से जब कोई एक धनायन अपने स्थान को छोड़कर उसी क्रिस्टल में किसी अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न होता है और वह दोष फ्रेंकल दोष कहलाता है। क्लियर है बातें। फ्रेंकल दोष में याद रखना कि फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। याद रखो इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है कि इस दोष के कारण क्रिस्टल के जो घनत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, घनत्व अपरिवर्तित रहते हैं। कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहते हैं। क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, किसके कारण, तो फ्रेंकल दोष के कारण। एक शॉर्टकी दोष होता है। शॉर्टकी दोष में याद रखना, शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है, हम यहां से लिख सकते हैं चीजों को, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। इस दोष के कारण जो क्रिस्टल का घनत्व होता है उसके घनत्व में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, एक रिक्तिका दोष होता है। रिक्तिका दोष में क्या होगा, अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला गया, उसके कारण भी क्रिस्टल घनत्व में कमी होगी। ठीक है,
शॉर्ट की दोष में ऐसा क्या होता है जिसके कारण क्रिस्टल घनत्व कम हो जाते हैं? तो शॉर्ट की दोष में ऐसा होता है कि एक धनायन एक ऋणायन दोनों समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। शॉर्ट की दोष में होता है कि एक धनायन एक ऋणायन दोनों समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। एक धनायन जाएगा तो एक ऋणायन को भी जाना होगा, तभी शॉर्ट की दोष कहलाएगा। सेम संख्या, अगर दो धनायन जा रहा है तो दो ऋणायन को भी जाना होगा, एक धनायन जा रहा है तो एक ऋणायन को भी जाना होगा। जब दोनों धनायन और ऋणायन दोनों अगर क्रिस्टल से बाहर गए तो ऑब्वियसली उसके घनत्व में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी ना, उसके डेंसिटी में कमी होगी। तो शॉर्ट की दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और फ्रैंकल दोष जब होता है तो क्रिस्टल घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि एक धनायन अपने स्थान को छोड़कर उसी क्रिस्टल में मौजूद होता है, कहीं बाहर नहीं जाता, उसी क्रिस्टल में मौजूद हो जाता है, जिसके कारण इसके डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है बातें? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कर रहा है? इसमें ऑप्शन की कमी है, हम यहाँ पे ऑप्शन को फिल कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसमें ऐसा दे सकते हो, CH3 का होल टू CH, CH3 का होल टू CH CH3। ऑप्शन सी दे सकते हो, CH3 का होल 3 CH। ऑप्शन डी दे सकते हो, नन ऑफ दीज। तो ये सवाल आपसे क्या है कि निम्नलिखित में कौन किस एल्किल हैलाइड, ये मान लो कि सारे के सारे आपके एल्किल हैलाइड है, ये आपके क्या है? एल्किल हैलाइड है। ओके, यहां से है CX है, CX है, ठीक है, एल्किल हैलाइड है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ किस एल्किल हैलाइड का जलांशन SN2 अभिक्रिया से होता है। SN2 अभिक्रिया के लिए याद रखना, SN2 अभिक्रिया के लिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा होगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन से, और 2 डिग्री ज्यादा होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन से। ठीक है, इसको याद रखना SN2 के लिए। SN2 के लिए, बट SN1 के लिए याद रखना, SN1 के लिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन की ज्यादा होगी 2 डिग्री कार्बोकेटायन से, और इसकी ज्यादा होगी 1 डिग्री कार्बोकेटायन से। ये याद रखना आपका SN1 में। और दूसरी जरूरी बात, SN2 में एक संक्रमण अवस्था उत्पन्न होता है, SN2 में एक संक्रमण अवस्था उत्पन्न होगा, और SN1 में मध्यवर्ती प्रक्रिया, इसको भी याद रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या उत्पन्न होगा? मध्यवर्ती प्रक्रिया। ठीक है, एक संक्रमण अवस्था SN2 में और SN1 में मध्यवर्ती प्रक्रिया उत्पन्न होगी। चलो, तो आपके कौन 1 डिग्री कौन बनेगा? ये ऑप्शन नंबर ए। ये 2 डिग्री बनेंगे, 3 डिग्री बनेंगे, ये 1 डिग्री बनेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया एक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक अधिशोषण, अधिशोषण दो प्रकार का होता है, एक रासायनिक अधिशोषण, एक भौतिक अधिशोषण। ठीक है, तो रासायनिक अधिशोषण किसको बोलेंगे? अगर एक बार केमिकल रिएक्शन हो जाए, एक बार अगर केमिकल रिएक्शन हो जाए तो वह पुनः वापस फिर से नहीं दोहरा सकता, यानी पहले जैसा चीजें नहीं हो सकती। अगर एक बार कोई रिएक्ट कर जाए, कोई चीजें अभिक्रिया हो जाए, तब उसको पहले जैसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वैसी अभिक्रिया कहलाती है अनुत्क्रमणीय। क्या कहलाएगी? अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि अगर एक बार हो तो दोबारा हो सकता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि अगर एक बार चीजें खत्म हो जाए तो दोबारा फिर से उसको सही नहीं कर सकते हो। तो रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया होती है? तो इसको याद रखना कि रासायनिक अधिशोषण एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निम्न में कौन सा सत्य है? इसको याद रखना, शून्य कोटि अभिक्रिया नहीं होगा, ये आपका थोड़ा सा चेंज करते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु, अर्ध आयु, ये क्या होगा क्वेश्चंस आपका? अर्ध आयु वाला सवाल है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु के लिए निम्न में कौन सा सत्य है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु क्या होता है? अर्ध आयु इसका क्या हो जाएगा प्रथम कोटि का? T हाफ इज इक्वल टू क्या होगा? 0.693 अपॉन के, ये होता है 0.693 अपॉन के। राइट आंसर इज द
ए नंबर ऑप्शन 0.693 अपॉन के, इसको याद रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी उष्मा का उत्सर्जन होता है? याद रखो, देखो दो तरह का अधिशोषण की बात हमने करा था, एक रासायनिक अधिशोषण और दूसरा भौतिक अधिशोषण। तो रासायनिक अधिशोषण हाई टेम्परेचर पे होता है, उसके लिए तापमान अधिक चाहिए। दूसरी बात, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया की होती है, एक बार अगर रिएक्शन हो जाए तो दोबारा उसको ठीक नहीं कर सकते। दूसरा आपका भौतिक अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण के लिए तापमान कम चाहिए, इसमें जो उष्मा का उत्सर्जन होता है वो मिनिमम टेम्परेचर पे होता है। तो भौतिक अधिशोषण के लिए कम तापमान चाहिए, यानी इसकी जो उष्मा का उत्सर्जन होगा वो सबसे कम होगा, लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल होंगे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है कि भौतिक अधिशोषण के लिए जो उष्मा का उत्सर्जन होता है वो कितना होता है, 20 से 40 किलो जूल। और दूसरी बात, भौतिक अधिशोषण कैसी प्रक्रिया होती है, तो ये होती है उत्क्रमणीय, याद रखोगे, उत्क्रमणीय प्रक्रिया की होती है, ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया की होती है आपका भौतिक अधिशोषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ। टिंडल प्रभाव किसमें, निम्न में किसमें पाया जाता है? टिंडल प्रभाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी सवाल आते हैं, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले टिंडल प्रभाव को समझना। टिंडल प्रभाव वो ऐसा प्रभाव होता है कि जब हम किसी एक वास्तविक विलयन से, अगर आपके पास कोई वास्तविक विलयन है तो उस वास्तविक विलयन से जब हम प्रकाश को प्रवाहित करवाएंगे तो वास्तविक विलयन से प्रकाश का आराम से प्रवाहित हो जाएगा, मतलब उसमें कोई भी विचलन वगैरह प्रदर्शित नहीं होगा। ठीक है, प्रकाश का मार्ग हमको लेकिन नहीं दिख पाएगा। अगर हम उसी में कोलाइडी विलयन से प्रकाश को प्रवाहित करवाते हैं, अगर कोई कोलाइडी विलयन ले लो, उस कोलाइडी विलयन से प्रकाश को प्रवाहित कराओ, तो कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश को प्रवाहित करवाते हैं तो प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, टिंडल प्रभाव जो होता है जनरली कोलाइडी विलयन में होता है, जितने भी कोलाइडी विलयन है सभी में टिंडल प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये विलयन इसमें नहीं, अवक्षेप नहीं, सॉल, ये राइट आंसर इज द सॉल। सॉल क्या हो सकता है, सॉल मतलब घोल कह सकते हो, धातु का घोल, सोने का सॉल हो, आयरन का सॉल हो, है ना, चांदी का सॉल हो, ये सारे सॉल हो सकते हैं। तो टिंडल प्रभाव किसमें देखने को मिलता है, याद रखना, टिंडल प्रभाव सिर्फ कोलाइडी विलयनों में देखने को मिलता है, कोलाइडी विलयनों में होता है, टिंडल प्रभाव सिर्फ कोलाइडी विलयनों में होता है। ठीक है, जितने भी कोलाइडी विलयन है सभी में, यानी धुलकन में, फिर आपके दूध में, फिर आपके जेल में, है ना, जितने भी धुलकन है, जितने भी कोलाइडी विलयन है सभी में आपको टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया एक है, तो रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय। ये सवाल तो शायद इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये रिपीटेड सवाल है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? ठीक है, जिंक का अयस्क कौन कौन नहीं होता है, ये देखो, जिंक धातु है, जिंक का निष्कर्षण जनरली उसके सल्फाइड अयस्क जिंक ब्लेड से किया जाता है। जिंक धातु का निष्कर्षण जो अपन करेंगे जनरली किससे करेंगे, तो जिंक का जो सल्फाइड अयस्क होता है जिंक ब्लेड, उसी से अपन जिंक धातु का निष्कर्षण करेंगे। तो ये सवाल आपसे है कि निम्न में कौन जिंक का आपके अयस्क नहीं है, तो ऑप्शन है आपके पास जिंक ब्लेड, इसका क्या होता है, जेडेनएस। ठीक है, ये जिंक का अयस्क होता है। दूसरा कैलेमाइन, ये जिंक का कार्बोनेट अयस्क होता है, ZnCO3। जिंकाइट, ZnO। ठीक है, और बॉक्साइड होता है Al2O3 इंटू 2H2O। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये आपके सूत्र से आपको मालूम चलेगा कि इसमें कौन जिंक का अयस्क नहीं है। तो इसमें कौन, बॉक्साइड किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड अयस्क होता है बॉक्साइड, जिससे अपन एल्युमिनियम का निष्कर्षण कर सकते हैं। एल्युमिनियम का निष्कर्षण अपन इसी से करेंगे। ठीक है बातें, चलो। तो इसमें जिंक ब्लेड सल्फाइड अयस्क होता है, इसका सांद्रण हम करेंगे फेनोल्प्लावन विधि से। कैलेमाइन कार्बोनेट अयस्क होता है, जिंकाइट, जेडेनो, है ना, इसका सांद्रण हम लोग करेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, धातु का जो ऑक्साइड है उस धातु के ऑक्साइड को क्या करना है, अपकृत कराना है। सिंपली
हम इसमें इसका जनरली यूज करते हैं बात्य भट्टी में, याद रखना। किसमें करते हैं? जनरली बात्य भट्टी में। किसके निष्कर्षण में? याद रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात्य भट्टी में इस्तेमाल करते हैं आयरन के निष्कर्षण में। किसके निष्कर्षण में? आयरन के निष्कर्षण। अगर हमको लोहा का निष्कर्षण करना है तो लोहा के निष्कर्षण में ही बात्य भट्टी का इस्तेमाल होता है, और इसी में आपको प्रगलन विधि देखने को मिलेगा, और इसको बोलेंगे अपन प्रगलन विधि। क्या बोलेंगे? प्रगलन विधि। तो प्रगलन विधि में क्या होता है, चीजों को समझना। स्मेल्टिंग। प्रगलन विधि में धातु का जो ऑक्साइड है वो कार्बन या कोक की प्रेजेंसी में ये धातु में अपचयित हो जाएगा। किसमें? धातु में अपचयित होगा, मतलब यहां से ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे और शुद्ध धातु की प्राप्ति होगी। यहाँ पे प्योर मेटल बनेगा आयरन का। ऑक्सीजन यहां से बाहर निकलेगा। टेम्परेचर कैसा होगा? तो उच्च तापमान कैसा दोगे? हाई टेम्परेचर पर जो धातु के ऑक्साइड है वो प्योर धातु में कन्वर्ट होगा। तो आपसे पूछा है सवाल कि बताओ कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको क्या बोलोगे? प्रगलन। कौन सी विधि होती है ये? इस विधि को हम प्रगलन विधि के नाम से जानेंगे। निच्छालन क्या होता है? एक होता है आपके वायु की उपस्थिति में, एक होता है वायु की अनुपस्थिति में, निच्छालन और जारण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का प्रसंकरण कितना होता है? कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात करो, ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? कार्बोनिल ग्रुप। इसमें कार्बन का जो प्रसंकरण होगा वो कितना होगा? sp2। ठीक है, sp2। ये कार्बोनिल ग्रुप के कौन कौन कंपाउंड हो सकते हैं? आपका एल्डिहाइड हो सकता है, फिर आपके कीटोन हो सकते हैं। एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड सभी ये कार्बोनिल ग्रुप के, जैसे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या हो जाता है? इस फॉर्मूले को याद रखना। ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपके कीटोन ग्रुप है, कीटोन को भी याद रखना, ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है। तीनों देखो, तीनों में क्या है? C डबल बॉन्ड O है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, तीनों कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल ग्रुप का कंपाउंड होता है। याद रखना, क्वेश्चंस फॉर्मूला भी पूछा जाता है। ठीक है, और ये कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु का जो प्रसंकरण होगा वो कितना प्रसंकरण होगा? आपका sp2। याद रखो क्या हो जाता है इसमें? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको क्या करना है, साइनाइड विधि का इस्तेमाल करना है, तो साइनाइड विधि का इस्तेमाल किस धातु के निष्कर्षण में करोगे? तो जहां पे साइनाइड विधि लगाओगे वहां पे प्रक्रिया होगी निच्छालन। याद रखना, कौन सी प्रक्रिया होगी? यहां पे निच्छालन प्रक्रिया होगी। निच्छालन, निच्छालन। इसमें क्या होता है? मान लो कि सिल्वर या फिर आपके चांदी है ना, जनरली सिल्वर या फिर सोना, इस धातु का निष्कर्षण हो सकता है, सिल्वर या सोना। तो राइट आंसर इज द Ag। इसमें क्रोमियम, कॉपर, जिंक है, ये वगैरह है। तो राइट आंसर इज द Ag। तो किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? तो इसमें याद रखना, साइनाइड विधि का इस्तेमाल केवल चांदी के लिए हो सकता है। दूसरी बात है, चांदी जो होते हैं, चांदी या सोना, ये दोनों क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कहां पे पाया जाएगा? मुक्त अवस्था। ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है जनरली। मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा होगा? सोना। ठीक है, प्लेटिनम भी होते हैं, प्लेटिनम भी होते हैं, बट सोना सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, सोने की क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, इसलिए ये फ्री स्टेट में जनरली पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ। हाँ, ये सवाल है कि प्रगलन विधि में जब हम प्रगलन विधि का इस्तेमाल करेंगे
तो प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है? बताओ, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड में अपचयन किसकी प्रेजेंसी में होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन या कोक की प्रेजेंसी। ठीक है, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन, धातु के जो ऑक्साइड हैं वो धातु में अपचयित हो जाएंगे, किसकी प्रेजेंसी में? तो कार्बन की प्रेजेंसी में। नेक्स्ट, नाइट्रिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल की तैयार करने की जो विधि है उस विधि का नाम है उष्टबाल विधि। नाइट्रिक अम्ल किससे मिलेगा? तो उष्टबाल विधि से मिलेगा। अब यहां से और बातें समझना, हैबर विधि से क्या बनता है? किसका उत्पादन होता है? अमोनिया का। याद रखना, हैबर विधि से किसका इस्तेमाल होगा? किसका? अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया का उत्पादन। संपर्क विधि से किसका उत्पादन होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसको भी याद रखोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, संपर्क विधि से। और इसमें तो उष्टबाल विधि से अमोनिया का उत्पादन होगा। दूसरी बात है इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैटलिस्ट को याद रखना, आयरन या मॉलिब्डेनम का चूर्ण होता है उत्प्रेरक के रूप में। किसमें? तो हैबर विधि से जब अमोनिया का उत्पादन करोगे तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन शामिल होगा? आयरन या मॉलिब्डेनम का चूर्ण। उष्टबाल विधि से उत्प्रेरक में कौन शामिल होंगे? प्लेटिनम। इसको भी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये आपका संपर्क विधि है। संपर्क विधि से अपन सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन करेंगे जिसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन शामिल होगा? वेंडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ओलियम के निर्माण में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और कौन सा अवयव प्रेजेंट रहता है? ओलियम के साथ क्या लगाओगे? ओलियम का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले ओलियम का सूत्र जानो। सबसे पहले आपको क्या जानना है? ओलियम का सूत्र। ओलियम क्या होता है? H2H2O7, इसको बोलते हैं अपन ओलियम। ठीक है, अगर आपको ओलियम बनाना है तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या मिलाओगे? ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके साथ क्या मिलाओगे कि आपका ओलियम बनेगा? H2H2O7। अब ये बहुत आसान हो गया मिलाना। ठीक है, अगर ओलियम का फॉर्मूला जान रखे हो तो इन चारों ऑप्शन में से क्या मिलाओगे कि आपका क्या बन जाएगा? ओलियम। अब देखो, दो हाइड्रोजन वाला है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। ठीक है, दो हाइड्रोजन तो सेम है। एक सल्फर है, दो सल्फर है, तो हम यहाँ पे एक सल्फर डालेंगे, एक सल्फर डाल दिए। ठीक है, चार ऑक्सीजन है, सात ऑक्सीजन है, इधर तीन ऑक्सीजन की कमी है, तो हम यहाँ पे क्या करें? तीन ऑक्सीजन डाल दिए, क्या हो गया? SO3। राइट आंसर इज द SO3। एकदम आसान है। बस ओलियम का फॉर्मूला, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं, ओलियम का फॉर्मूला याद रखो। ओलियम को बनाना है तो H2SO4 को किसके साथ मिलाओगे? तो दोनों के एलिमेंट को जोड़ को जो जो बचता आपको ऐड कर देना, वही आपका क्या बन जाएगा? ओलियम। तो ओलियम के निर्माण में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव होता है? तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 गैस। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड रहेगा ओलियम के साथ, तब ये H2SO4 के साथ, तब ये क्या बना देगा? आपका ओलियम का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ये देखो सवाल आ गया आपके पास, यही सवाल कर रहे थे ना कि हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में ऑप्शन दे रखे A B C, यहाँ पे C ऑप्शन कर लो, ये आपका ऑप्शन नंबर C है कि हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में, यानी अमोनिया का उत्पादन किस विधि से होता है? तो हैबर विधि से होता है। अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि से होता है, तो इसमें निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो हैबर विधि से N2 प्लस 3H2। ठीक है, इसमें क्या डालोगे? आयरन या मॉलिब्डेनम का चूर्ण, ये डाल दिया, क्या बन गया? 2NH3। इसका नाम क्या है? अमोनिया। एक सवाल ये भी आपसे पूछा जाता है कि जब अमोनिया का निर्माण होगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो 1:3 में रहेगा। कौन कौन? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का रेशियो 1 और हाइड्रोजन का रेशियो 3। ये देखो, 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है। ठीक है, दोनों मिलिए क्या बना देगा? अमोनिया। तो राइट आंसर इज द, बता दो कौन होगा? आयरन और मॉलिब्डेनम का चूर्ण, इससे मिलके क्या बनेंगे? आपके अमोनिया का उत्पादन होगा इस उत्प्रेरक के उपस्थिति में। क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है सबको? हाँ ना बोलो, कमेंट सेक्शन में हाँ ना बता दो। चलो, एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? एल्किल हैलाइड को जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्किल हैलाइड में ले लो CH3, ऐसा ले लेते हैं।
CH3, CH3 के साथ क्या ले लिया यहाँ पे Cl प्लस सोडियम के साथ। प्रेजेंसी किसकी होनी चाहिए? तो ड्राई ईथर की, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति होनी चाहिए, शुष्क ईथर की प्रेजेंसी होनी चाहिए। इसको जब रिएक्शन कराओगे तो यहां से क्या होगा, एक आपको एल्किल हैलाइड और लेना होगा, तो एक सोडियम और ले लोगे, तो यहां से 2 सोडियम 2 Cl को लेके बाहर चला जाएगा। यहां से क्या हो जाएंगे, 2 सोडियम 2 Cl को लेके कहां चला जाएगा, बाहर, और क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 प्लस 2NaCl। क्या बनाएगा आपका 2NaCl। ठीक है, इस रिएक्शन का जो नाम है उसको बोलेंगे ऊर्ज अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन, इसको अपन बोलेंगे ऊर्ज अभिक्रिया। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच की जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये आते रहेगा सवाल। आपके पास है इथॉक्सी इथेन। क्या है, इथॉक्सी इथेन। ये पूछ रहे हैं बताओ इथॉक्सी इथेन का सूत्र निम्न में कौन होगा, तो इथॉक्सी इथेन का सूत्र बताना है। इथॉक्सी, इथॉक्सी का मतलब होता है C2H5O। ओ लगा दो, ईथर है ना, ये ईथर का कंपाउंड है, ये C2H5O, इथेन C2H5। ठीक है ना, इथॉक्सी C2H5O, इथेन C2H5। ऑप्शन मिला लो, C2H5O C2H5, ऑप्शन नंबर सी, इथॉक्सी इथेन। अब इसका अगर कॉमन नेम की बात करते हैं कि इसका बताओ कॉमन नेम क्या, हम इथॉक्सी इथेन का कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं, इथाइल इथाइल, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, और बीच में क्या ऑक्सीजन, तो ईथर, हम इसको बोलेंगे डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर। क्या नाम दे देंगे इसका, डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर कॉमन नेम, और इसका आईपीसी नेम इथॉक्सी इथेन का C2H5O C2H5। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है इस तरह का सवाल कि प्रोपेन टू ऑल को एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ केमिनोफोर जो एसिडिक मीडियम में होंगे OH की उपस्थिति में जब इसको रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीकृत होगा, और ऑक्सीकृत होने पर क्या बनेगा, देखना ध्यान से। प्रोपेन टू ऑल को पहले लिखेंगे CH3CHOH, ये हमने लिखा प्रोपेन टू ऑल, ऐसा, ये प्रोपेन टू ऑल हो गया। इसको रिएक्शन कराओ केमिनोफोर एसिडिक मीडियम में, है ना, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दो, K2Cr2O7 डाल दो, एसिडिक मीडियम है बेसिक मीडियम। पोटेशियम परमैंगनेट ये भी एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या करेगा, इस एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब ऑक्सीकृत करेगा। ऑक्सीकृत कराने का मतलब है कि यहां से हाइड्रोजन को निकालेगा, तो हाइड्रोजन कहां से बाहर निकालेगा, यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, हाइड्रोजन को जैसे ही बाहर निकालेगा तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, नीचे देखो, फाइनली आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये बनेंगे आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये किसका, कीटोन का है। क्या है ये, आपकी कीटोन है। ठीक है ना, कीटोन में इसका नाम है एसीटोन, कॉमन नेम क्या है एसीटोन, और आईपीएसी नेम क्या है प्रोपेनॉल। आईपीएसी नेम क्या है इसका, ये है आपका इसका कॉमन नेम, और ये है आपका आईपीएसी नेम। ठीक है, आईपीएसी नेम और कॉमन नेम। तो आपसे पूछा जा रहा है ये प्रोपेनॉल प्रोपेनॉन और एसीटोन दोनों में ऑप्शन दे रखा। ठीक है, हालांकि ऑप्शन एक ही रहेगा, हम यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, बट ऑप्शन आपके पास एक ही रहेगा, या तो एसीटोन ऑप्शन हो जाए या तो आपके प्रोपेनॉन ऑप्शन हो जाए। प्रोपेनल ये तो एल्डिहाइड वाला है, प्रोपेनल होगा नहीं, इथाइल एल्कोहल है। ठीक है, तो ये कीटोन जो है वो अपचयित होकर सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, ये भी यहाँ से चीजों को मालूम कर सकते हो
कि जब हम कीटोन को अपचयन कराएंगे तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, द्वितीयक अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ये भी सवाल आपसे पूछे गए हैं कि कीटोन के अपचयन से ही कौन सा अल्कोहल प्राप्त होता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। और जब द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकृत कराओगे तो क्या बनेगा, एसीटोन, कीटोन बनेगा। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ। आईपीएसी प्रणाली में एसीटोन का, अभी हमने बात करा कि आईपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, ये आपका CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। आईपीएसी प्रणाली में ये एसीटोन है, एसीटोन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। राइट आंसर इज द सी नंबर ऑप्शन, प्रोपेनॉन। आईपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होगा, प्रोपेनॉन होगा। या तो फिर इसको लिख सकते हो 2 प्रोपेनॉन, क्या लिख सकते हो, 2 प्रोपेनॉन भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां पे कुछ मिसिंग है, इस मिसिंग को फिल कर दो। एल्कोहलिक KOH, चलो फिल कर दिए। अब इसमें से आपको बताना है हाँ C2H5, ओहो एक चीज और मिसिंग है यहाँ पे, अब कंप्लीट हो गया। अब आपको बताना C2H5Br, हम इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 Br, ये लिख सकते हैं। इसको अपन रिएक्शन करवा दिए एल्कोहलिक KOH के साथ, क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अब बाद में इस रिएक्शन का नाम भी अपन बताएंगे, किस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलेंगे। तो पहले ये बता दो कि KOH किस में टूटेगा, ये टूट जाएगा K प्लस OH माइनस में, ठीक है। अब यहां से देखो, ये बॉन्ड टूटे, माइनस आए प्लस आए, और ये माइनस प्लस आपस में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हम यहां से CH2 को हम क्या लिख सकते हैं, CH2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH बॉन्ड हाइड्रोजन, यहां से बॉन्ड की शिफ्टिंग करेगी, ठीक है। अब ये क्या आएगा प्लस, अब ये प्लस वाला क्या करेगा, इस माइनस को अपनी ओर साथ में लेके चला जाएगा, ठीक है, साथ में लेके चला गया। अब यहां से आपके पास क्या बच के देख लो, सॉरी उल्टा चला गया ना, इधर जाएगा, इधर नहीं। यहां से आपके पास बने, ओहो उल्टा हो गया टोटल, फिर से रिएक्शन करते हैं। CH3 CH2Br, रिएक्शन करवाना है एल्कोहलिक KOH के साथ, ये टूटेगा OH माइनस K प्लस में, ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है तो माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, तो ये प्लस माइनस दोनों बाहर चला गया, ठीक है। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा उसको बोलोगे अल्फा, अल्फा के ठीक बाद वाले क्या होते हैं बीटा, बीटा से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, बीटा से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। हम CH3 को CH2H को लिख सकते हैं ऐसा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आ गया। अब ये जो बॉन्ड टूटा तो बॉन्ड यहाँ से ट्रांसफर हो गया इस कार्बन पे, क्योंकि इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी, है ना, इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है। अब यहाँ से प्लस माइनस आपस में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास क्या बचे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो बना है इसका नाम क्या है आपका, इथीन, क्या नाम है इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस अभिक्रिया का नाम देखो क्या क्या है, इस अभिक्रिया का नाम है पहला इसका नाम है बीटा विलोपन, क्या बोलेंगे इसको, बीटा विलोपन, ठीक है। दूसरा इसका नाम है BV हाइड्रो हैलोजनीकरण, दूसरा नाम है बी हाइड्रो हैलोजनीकरण, ठीक है। तीसरा जो नियम दिया था वो नियम दिया था जेडसेफ का नियम, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जेडसेफ का नियम के भी नाम से जान सकते हैं, ठीक है, जेडसेफ के नियम। तो ये सारे हैं, इसमें याद रखना।
ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बनेगा। बीटा विलोपन अभिक्रिया है, वी हाइड्रोहैलोजनीकरण है और जेटसेफ का नियम इसी पे लागू होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट आ जाओ कि जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराओगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एसिटिलीन क्या होता है देखना ध्यान से। एसिटिलीन होता है एसिटिलीन होता है एल्काइन का CH डब ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हमको रिएक्शन करवाना है किसके साथ, तो रिएक्शन करवा दो H2SO4 या फिर HgSO4 और साथ में वाटर मोलिक्यूल H2। तो H2O किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड की शिफ्टिंग करा दो, माइनस आ गया प्लस आ गया। ठीक है, अब माइनस प्लस आ गया, ये देखो प्लस वाला चला जाएगा माइनस के साथ और ये माइनस वाले आ जाएंगे प्लस के साथ, चले गए इस प्रकार से। तो यहां से सीधे देखो क्या जुड़ गया है, यहां से जुड़ गया है कुछ ऐसा, CH के साथ आ गया OH आ गया ना, ट्रिपल बॉन्ड खत्म, डबल बॉन्ड में, और ये आ गया आपका CH2। ठीक है, ये क्या आ गया CH2। हम यहां से इसको नीचे लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख सकते हैं हम। या तो फिर इसको और बेहतर बनाने के लिए OH को हम क्या लिख देंगे, O बॉन्ड H, और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहां से चीजें को देखना, एक रूल इसमें आएगा। क्या रूल आएगा, X Y Z। ठीक है, ये रूल आएगा। अगर X के पास हाइड्रोजन है, X के पास हाइड्रोजन है, Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो C के साथ Z के पास ट्रांसफर होगा और डबल बॉन्ड में शिफ्टिंग हो जाएगी X और Y के बीच में। जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे शिफ्ट होगी, X और Y के बीच में। ऐसा नियम है इसमें। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, CH2 जैसे ही हाइड्रोजन गया तो क्या बन गया, CH3 बन गया। डबल बॉन्ड खत्म, सिंगल बॉन्ड में C के साथ यहाँ डबल बॉन्ड O आ गए, डबल बॉन्ड O आ गए, और इसी C के साथ क्या लगा, हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड में इसका नाम क्या है, एसिटिलीन। क्या नाम है इसका, सॉरी एसिटिलीन नहीं, एल्डिहाइड में इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या इसको बोलेंगे अपन, इसको एसिटल्डिहाइड के नाम से जानेंगे, एसिटल्डिहाइड। क्या बोल देंगे इसको, एसिटल्डिहाइड। राइट आंसर ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर C, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ऑप्शन कौन हो जाएगा इसमें, C, एसिटल्डिहाइड। ओके ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया रिएक्शन, बहुत ही आसान है भाई। रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना आसान है पूछो मत, बस चीजों को, माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रखो, सारा रिएक्शन बनेगा। और है क्वेश्चंस क्या, चलो एक सवाल और है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेमिंग रिएक्शन है क्या है, नेमिंग रिएक्शन है। आपसे सवाल पूछ रहा है एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसको बोलेंगे एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड को H2 के साथ अभिक्रिया करा देना है, किसकी प्रेजेंसी में, तो ये है प्लैटिनम बेरियम सल्फेट। प्लैटिनम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंसी में अभिक्रिया कराओगे तो इससे क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा। कैसे बनेगा एसिटल्डिहाइड, ये देखो, सबसे पहले आपके पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को तोड़ोगे, दोनों में से सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, तो किसी एक पे क्या करो, किसी एक पे भेज दो आपको माइनस और किसी एक पे प्लस लगा दो। ठीक है, लगा दिया। अब यहां से देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा, जिसके कारण कार्बन पे आएगा निगेटिव चार्ज, सॉरी क्लोरीन पे निगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। अब यहां से क्या होगा, ध्यान से देखना, जो माइनस वाला है वो प्लस वाले पे अटैक मारेगा। ठीक है, और जो प्लस माइनस वाला है इस प्लस वाले पे अटैक मारेगा। ये तो Cl यहां से अलग हो चुका, अलग हो गया ना, ये Cl यहां से अलग हो गया। क्या बन गया, देखो ध्यान से, ये आपका बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसी C के साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन प्लस, क्या बाहर निकला, HCl। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। इस जो प्रोडक्ट बना है वही तो आपसे कह रहा है ना, क्वेश्चंस में तो यही कह रहा है कि एसिल क्लोराइड को जब हाइड्रोजन प्लेटिनम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंसी में आप चयन कराओगे तो ये एसिटल्डिहाइड अभिक्रिया बनती है, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, ये प्राप्त हो गया एसिटल्डिहाइड। बट आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस अभिक्रिया का जो नाम बोलोगे, इस अभिक्रिया का नाम है
जहां कैटलिस्ट के रूप में हाइड्रोजन, प्लेटिनम, बेरियम सल्फेट दिखे तो इस अभिक्रिया का नाम क्या पढ़ोगे? रोजनमंड अभिक्रिया। क्या बोलोगे? रोजनमंड अभिक्रिया। एकदम माइंड में सेट रखो, इस अभिक्रिया का नाम है रोजनमुंड अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया इसका पूरा नाम होता है, बट रोजनमुंड अभिक्रिया के नाम से इसको जानोगे। ओके है, चलो और सवाल है, देख लेते हैं क्या। ये तो क्वेश्चन हो गया ना, अभी हुआ तुरंत, ये भी सवाल हो गया अभी तुरंत। हाँ, एंजाइम। देखो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जो एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार का क्या है? उत्प्रेरक है। एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक है, और जहां उत्प्रेरक का काम क्या है? इसका काम है अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करना। क्या करना? परिवर्तित करना। परिवर्तित करना का मतलब क्या है? बढ़ाना या घटाना, ये काम करता है। या तो बढ़ा देगा या तो फिर घटा देगा। तो एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक है जो कि प्रोटीन से बना होता है। किसका होता है? प्रोटीन का होता है। ऑप्शन इज द सी नंबर। ठीक है, एंजाइम ना तो कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम ना तो विटामिन है, एंजाइम ना तो लिपिड है, एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। ये तो सेम सवाल है। चलो एक सवाल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक डाइसेक्राइड ऐसा होता है जो दूध में उपस्थित होता है? दूध, डाइसेक्राइड मतलब दूध में प्रेजेंट होता है। डाइसेक्राइड उसको बोलेंगे जो दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? एक डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा। तो दूध में मीठापन किसके कारण होता है? सुक्रोज के कारण? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दूध में जो मीठापन होता है ना, वो किसके वजह से होता है? लैक्टोज के वजह से। याद रखना, दूध में जो मीठापन होता है वो लैक्टोज की वजह से होता है, और लैक्टोज क्या है? एक डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो इसी के साथ आज का ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का लेक्चर समाप्त हुआ। ये था आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में रिपीटेड है। कई बार वहां से क्वेश्चंस पूछे गए। ऐसा नहीं कि है तो बहुत सारे सवाल, लेकिन सारे सवाल को हम छाट के लाए। ऐसा सवाल छाट के लाए जो कि अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशंस में रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। तो आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बेहतर समझ में आया होगा, और वहां से अगर ये सवाल आएगा तो वहां से 100% आप टिक करके आओगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, थैंक यू।